नहीं मिल रहे 10 रुपए। खुले करवाने वाले हैं तो मेरे भाई 20 वाला नोट ही डाल दो, फिर 50 वाला है वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह, हाइब्रिड में जबरदस्त, जज़ाकल्लाह भाई। ओके, कम ऑन पेज 214। कम ऑन गाइस, कम ऑन प्लीज, कम ऑन। हर गाय पेज 214 पे आए। हमने भी एग्रीकल्चर तो नहीं शुरू किया, इंटेंजिबल्स चल रहे हैं। एसेट क्या होता है? इट इज अ सोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्या होता है? परचेज। नॉर्मली पास्ट इवेंट क्या होता है? परचेज। एक बिजनेसमैन के पास एक गाड़ी है, तो रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय कंपनी एज अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या आने हैं माय डियर? बेनिफिट्स आने हैं। सुबह सुबह क्लास ली थी आप लोगों ने जब मैं सुबह शुरू की थी, तो इंटेंजिबल में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। आइडेंटिफिएबल होता है, मनी नहीं होता, और इसको टच नहीं किया जा सकता। साथ वाले को टच करें, उसके कंधे को पकड़ें, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखें उसमें। आइडेंटिफिएबल है वो? पैसे हैं, पैसे है वो? पैसे नहीं है वो? अच्छा, उसके पास पैसे हैं वो अलग बात है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, फिर तो आप डर के भाग जाएंगे अगर वो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। नहीं भाई, वो कंट्रोल ही नहीं आप कर रहे, इधर तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, वो तो एसेट ही नहीं, तो फिर इंटेंजिबल कहां से होगा? उसको तो अपने पे कंट्रोल नहीं रहता, तो आपने कहा से उसे कंट्रोल करना है। तो एक बार याद रखिएगा कि इसी बेस पर स्टाफ को भी इंटेंजिबल एसेट में नहीं डाला जाता। स्टाफ जो है हमारा, एम्प्लॉयज जो है हमारे, उनको इंटेंजिबल में नहीं डाला जाता। इसलिए नहीं डाला जाता कि इंटेंजिबल दूर की बात, वो तो एसेट ही नहीं है, एसेट ही नहीं है। टेंजिबल्स में भी नहीं डालना कि फलां जो है वो उस्ताद है हमारे, पढ़ा रहे हैं, उनको पीपी में डाल दो, डिप्रिशिएट करो। टेंजिबल्स में भी नहीं डालना, ठीक है? क्योंकि मसला क्या होता है स्टाफ में, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये लीग्स वगैरह अक्सर प्लेयर्स वगैरह को खरीदती हैं, पैसे देती हैं, तो उसको फिर ये कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि प्लेयर पे कंट्रोल नहीं है। बाकी खरीद भी लें, वो गोल ना करे, क्या करेंगे? Carrying amount is the amount that which an asset is recorded in the balance sheet after deducting accumulated amortization and accumulated impairment losses. Impairment loss is the amount by which carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. तो कैरिंग अमाउंट अगर रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए, कैमरा उधर करो, कैरिंग अमाउंट कितनी है? 200, और रिकवरेबल अमाउंट, तो जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करेगी तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा, और अगर एक्सीड ना करती तो डिम्पेयरमेंट कोई चीज है? डिम्पेयरमेंट नहीं। तो अगर ये इधर होता 200 और इधर होता 210, तो नेगेटिव 10 या कुछ ऐसी कोई चीज है जिंदगी में? नहीं। फिर हम डैश इधर लिखाते नो इम्पेयरमेंट, या क्रॉस डालते या कुछ कराते। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में टेंजेबल्स को डेप्रिशिएट किया जाएगा और इंटेंजेबल्स को अमोर्टाइज किया जाएगा।
अमोर्टाइजेशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। Amortization is the allocation of depreciable amount of an intangible over its useful life. यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, इसमें क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक लाइफ तो वो है ना कि एसेट ने कितने साल जिंदा रहना है। हमारा सवाल क्या है? द पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी, जितना अरसा हमने इस्तेमाल करना है, या द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एसेट बाय एन एंटिटी। डन? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंट्रोल। कमेंट्री ऑन कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स डिडक्ट commentary on definitions. Control means that company has a power to obtain future economic। अच्छा, कंट्रोल का सबूत क्या होता है? कंट्रोल का सबूत ये होता है, आपने साथ वाले कैलकुलेटर पे हाथ रखा ना, कई दफा पता है आपको वो जज्बात में होता है, खाना भी नहीं खाया होता है ना, मेरे कैलकुलेटर पे हाथ रखा, मेरा ये, बस ये कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप दूसरों को रोक देते हैं इस्तेमाल से। अगर आप किसी दूसरे को चीज के इस्तेमाल से रोक सकते हैं तो इसका मतलब है ये क्या है? आपका कंट्रोल है। आपके पास बकरे हैं बिजनेस में, अब किसी ने आके आपके बकरे पे सर पे हाथ फेरने की कोशिश की, आपने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, छोड़ दे ये मेरा बकरा है, नहीं खरीदने है ना आप अभी तो इसलिए अगर आप किसी को इस्तेमाल से रोक दें तो इसका मतलब है आपका इस चीज पे क्या है? कंट्रोल है। अब आप साथ वाले के कैलकुलेटर को पकड़ें और फिर देखें वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। उसको कहीं नहीं, छोड़ो ये मेरा है। अगर आपने उससे कह दिया छोड़ो ये मेरा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यू हैव रिस्ट्रिक्टेड द अदर पर्सन फ्रॉम यूज। आपने दूसरे को यूज करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये चीज का सबूत है कि आपका इस पे क्या है? आईकेप ये लफ्ज अक्सर इस्तेमाल करता है अपने सॉल्यूशंस में। आप लोग तो समझ रहे हैं, तो शुगर लग रहे हैं क्लास में। आईकेप अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करता है अपने सॉल्यूशंस के अंदर। अगर आप दूसरे को रोक सकते हैं किसी चीज के इस्तेमाल से, तो इसका मतलब है फिर वो उसकी नहीं है, फिर वो किसकी है? फिर वो आपकी। मैं तो थोड़ा नीचे गया हूं, आपने सफाई पलट ली है। अच्छा, प्रोग्राम दूसरा है ना आपका, हार्ड फॉर्म में। Control means that a company has a power to obtain the future economic benefits flowing from the resource and also can restrict the access of other। साथ वाले को देखें जब मैं अदर बोलूं, restrict the access of other to those benefits। अगर आप दूसरे को रोक सकते हैं तो इसका मतलब है ये चीज क्या है? आपकी है। बचपन में तो लड़ पड़ते थे, छोड़ो मेरी है, छोड़ो मेरी है, मेरा 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 लंच बॉक्स है। कितना अजर मिलता होगा प्रेप और 1 क्लास की टीचर्स जो पढ़ा रही होती हैं, खुशबुएं उनको आ रही होती हैं लंच बॉक्स की रमज़ान के अंदर, उसके बावजूद माशाल्लाह वो। अच्छा जी, कंट्रोल वुड यूजुअली अराइज, कंट्रोल अराइज होता है वेयर देयर आर लीगल राइट्स। फॉर एग्जांपल लीगल राइट्स ओवर यूज ऑफ पेटेंट्स आर। अच्छा, कंट्रोल हमेशा लीगल राइट से ही अराइज होगा? नहीं, को ये जरूरी नहीं है कि लीगल राइट उस वक्त आपने किसी से खरीदा हो। लीगल इन्फोर्सेबिलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंट्रोल। लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कोई जरूरी नहीं है। कई दफा ऐसा कोई चीज आपने खुद बनाई हो तो कहीं जाके आप अपने नाम नहीं लगवाते। कोई फार्मूला आपने खुद बना लिया है तो कभी कभी आप जाके अपने नाम लगवा लेते हैं। हुकूमत को कहते हैं ये फार्मूला मेरा है, ये इसका नाम है, इस नाम से कोई और ये फार्मूला यूज नहीं करेगा, वरना हम ये करेंगे वो करेंगे, वो और बात है। लेकिन लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कोई कंडीशन है कंट्रोल की या कंडीशन नहीं है? कंट्रोल की कंडीशन नहीं है, नहीं है। कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी जरूरी नहीं है कि लीगल डॉक्यूमेंट कोई बना हो जिससे साबित हो ये चीज आपकी है। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं भी बना हो और चीज आपकी है
तो आपकी है, कोई मसला नहीं। चीज का बिल आप लाना भूल गए हैं, कोई मसला हो गया, अगर चीज आपकी है तो बस आपकी है। तो नहीं, ये नहीं कि चोरियां करके रखे। कंट्रोल वुड यूजुअली अराइज वेयर देयर आर लीगल राइट्स, फॉर एग्जांपल लीगल राइट्स ओवर यूज ऑफ पेटेंट यूजुअली अराइज, यूजुअली मेन वजह ये नहीं है। हाउएवर लीगल एनफोर्सेबिलिटी नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। अच्छा, स्टाफ ट्रेनिंग और कस्टमर लिस्ट, ये इनको कैपिटलाइज आमतौर पे नहीं किया जाता, लेकिन कस्टमर लिस्ट वो वाली जो आपने खुद बनाई हो, जो आपने एक दो दिनों में ना हम एक और कस्टमर लिस्ट की बात भी करेंगे। कस्टमर लिस्ट खुद बनाई हो का क्या मतलब है? कॉलेज वालों ने कोई कस्टमर लिस्ट बनाई हुई है? आप लोगों के नाम और नंबर्स हैं, यही कस्टमर लिस्ट है। अच्छा, कई दफ़ा आप ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो वो आपका नंबर पूछते हैं या उनकी CLI पर खुद ही नंबर आ जाता है, और कई दफ़ा वो नाम भी पूछ लेते हैं और एड्रेस भी पूछ लेते हैं। वो तो ज़रूरी है, ये तो नहीं आप कहेंगे मैं चांद पे बैठा हूँ वहाँ दे दो, तो एड्रेस भी आप बताएंगे, या सड़क पे आना, 2 कव्वे जहाँ बैठे होंगे वहीं मैं मिलूँगा। तो ये जो कोई पिज़्ज़ा हट वाले हैं, कोई और हैं डोमिनोज वाले हैं, ये भी कस्टमर्स की क्या बना रहे हैं? लिस्ट बना रहे हैं। ये मुझे बताएं, पिज़्ज़ा हट वाले, डोमिनोज वाले, हमारे कॉलेज वाले, ये कस्टमर लिस्ट बनी बनाई कहीं से खरीद रहे हैं या खुद बना रहे हैं? खुद बना रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मरहबा या शेख या अखी या ब्रो, हाउ आर यू? बैठे, लेट क्यों हो गया बस। अभी ये ऑनलाइन लेक्चर ले लेना, हमारा ही होगा, इसी तरह का एक टीचर होगा, उसने शुरू किया था। अच्छा, तो कस्टमर लिस्ट पे भी आमतौर पर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट तो आना होता है, लेकिन कस्टमर्स आमतौर पर हमारा कंट्रोल नहीं होता कि कस्टमर हमारे से आइंदा चीज खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो कस्टमर लिस्ट के बारे में स्टैंडर्ड का ये कहना है, अगर ये इंटरनली जनरेटेड है तो आपने इसको इंटेंजेबल नहीं बनाना। बोले बोले बोले, आपने इसको इंटेंजेबल नहीं बनाना, नॉट एन इंटेंजिबल। अगर खुद बनाई हुई, अगर खरीदी हुई है उसकी बात अलग है, वो फिर किसी दिन करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग के बारे में बता दें क्या करना है। स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को अगर ट्रेन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट का क्या करना है? स्टाफ ट्रेनिंग क्रिएट स्किल्स दैट कुड बी सीन एज एन एसेट, दैट कुड बी सीन एज एन एसेट फॉर बिजनेसमैन। However, staff could leave their employment at any time. तो इसलिए ये दोनों इंटेंजेबल बोले नहीं है, नॉट एन इंटेंजेबल। स्टाफ ट्रेनिंग तो कभी भी इंटेंजेबल नहीं होगी, लेकिन कस्टमर लिस्ट की एक एक्सेप्शन है, वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कल परसों पढ़ेंगे। अच्छा, फ्यूचर बेनिफिट्स कैसे आते हैं चीजों से? फ्यूचर बेनिफिट्स, द फ्यूचर बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम एन may include revenue from the और कॉस्ट सेविंग। तो याद रखिएगा, फ्यूचर बेनिफिट्स दो तरीके से आते हैं। नंबर 1, रेवेन्यू कमा के दें, या फ्यूचर में और अदर बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। सॉफ्टवेयर लगाने की वजह से कॉस्ट क्या सेव हो सकती है? एम्प्लॉयज को आप नौकरी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो काम जो पहले एम्प्लॉयज करते थे अब वो सॉफ्टवेयर कर देता है। तो यहां से कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है। अच्छा माय डियर,
कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया हमने। कंट्रोल का मतलब होता है दूसरों को इस्तेमाल से रोक देना। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस फॉर्म में आ सकते हैं? या फ्यूचर में रेवेन्यू आ सकता है या कॉस्ट सेविंग हो सकती है। अब हम पढ़ने लगे हैं आइडेंटिफिएबल। इंटेंजिबल क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। आइडेंटिफिएबल होने के लिए क्या शर्त है? या वो सेपरेबल हो या वो लीगल राइट हो। आइडेंटिफिएबल में दो बातें हैं, या वो सेपरेबल हो या वो लीगल राइट हो। ऐसी तंग करने के लिए जरा साथ वाले के ऐसे नोज को पकड़ के खींचे। सेपरेबल है, बच्चों का जैसे खींचते, देखो जरा, सेपरेबल है। अब बहुत ही प्यार से, बहुत प्यार से ग्लासेस पकड़ के जरा उतारने की कोशिश करें, बहुत प्यार से। सेपरेबल है तो ये मतलब होता है सेपरेबल का। सेपरेबल का नोज इज नॉट सेपरेबल। अबू माई नोज इज सेपरेबल, बेटा देखो नहीं, इट इज नॉट सेपरेबल, बट माई ग्लासेस आर सेपरेबल, माई वॉच इज। अच्छा, अब इंटेंजिबल्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं ये इंटेंजिबल्स सेपरेबल होते हैं। इंटेंजिबल्स बेचने के लिए पूरा बिजनेस नहीं बेचना पड़ता, एक इंटेंजिबल अलग से भी बिक जाता है। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है, उसने फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला बना के चीजें बनाता रहा, लेकिन थोड़े अरसे बाद उसने कहा मैं अपना कारोबार बंद कर रहा हूं, किसी और बिजनेसमैन को फॉर्मूला बेच दे, कोई मसला नहीं। कोई आपने जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, अब आपके इस्तेमाल का नहीं रहा, आप किसी और को बेच दें। क्या पूरी कंपनी बेचनी पड़ेगी, पूरा दफ्तर बेचना पड़ेगा, या वो एक चीज अलग से बेची जा सकती है? तो जिस तरह आपसे आपकी एनक जुदा की जा सकती है, उसी तरह इंटेंजिबल्स भी पूरे बिजनेस से जुदा किए। IS 38 स्टेट्स दैट, अब हम IS 16 से बाहर निकल आए हैं। IS आसान बातें, आप जो लेट आए हो को मसला। इंटेंजिबल ऐसी चीज होती है जिसको छू नहीं सकते विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। IS 38 states that to be identifiable and intangible must be separable. आइडेंटिफाई होने के लिए इसे क्या होना चाहिए? हमने कहा सेपरेबल क्या मतलब? मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द कंपनी से अलग हो सके। फिर डिवाइड करके करेंगे क्या इसका? डिवाइड तो कर लिया, अलग कर दिया कंपनी से। एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस, रेंटेड और एक्सचेंज। एग्जांपल गिवन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड्स, ये चीजें आप अलग करके बेच दें बिजनेस से, कोई मसला ही नहीं। खैर कहते हैं ये चीजें मेरी नजर में अलग हो सकती हैं। नंबर 1, दे कैन बी डिवाइडेड। डिवाइड करने के बाद क्या करें? उन्हें अलग करने के बाद क्या करें? बेच दें, किसी और को दे दें, लाइसेंस दे दें किसी को, रेंट पे दे दें किसी को, एक्सचेंज कर लें, कोई और चीज दे। इसका मतलब इंटेंजिबल बेचने के लिए पूरा बिजनेस बेचना पड़ता है, या वही इंटेंजिबल भी बिक सकता है? और मस्ट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स। कुछ चीजें होती हैं जो आप सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस, रेंट, एक्सचेंज नहीं कर सकते। डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद अगली शर्त थी सोल्ड, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटेड और एक्सचेंज, वो नहीं कर सकते। आप लोग इतने सीरियस हो गए थे। अच्छा, तो आपने गवर्नमेंट से इजाजत ली कि मैंने जो है वो टूना फिश, टोना कहते हैं, टूना कहते हैं, जो भी कहते हैं आप लोग, तो टोना फिश मैंने जो है वो निकालनी है। तो हुकूमत ने कहा भाई इसके लिए तो इजाजत नहीं है, इसके लिए तो इजाजत नहीं है। आपने कहा 20 लाख रुपए देता हूं। हुकूमत ने कहा इजाजत ही इजाजत है, 1 महीने तक निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं। अगला फिर इजाजतनामा लेना है मुझे, या 2 साल निकाल सकते हो, 4 साल निकाल सकते हो, 6 साल निकाल सकते हो। मच्छियां निकाल के खत्म कर दो, इनके बेबीज भी खत्म कर दो, तुम्हारी मर्जी है यार। तो इट इज कॉल्ड एज it is called as a legal right. Now it cannot be sold.
ये राइट आप किसी को बेच नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत कहेगी मैंने सिर्फ आपको इजाजत दी है और किसी को इजाजत नहीं दी। बबलू समझ आ रहा? बबलू समझ आ रहा? ओके, आप लोगों ने पर्ची पे ना अपना अपना निक नेम लिख के दे देना आज, फिर इंशाल्लाह आपको उसी से बुलाया जाएगा क्लास में। एक पेज बना के मुझे दे दीजिएगा जाते हुए। मस्ट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होता है और लीगल राइट क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के किसी बंदे से आपने वो ले लिया लाइसेंस, और लीगल राइट क्या होता है? गवर्नमेंट से ले लिया। तो कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट ये अलग क्यों है? क्योंकि शायद ये डिवाइड तो हो सकते हैं आपसे अलग, लेकिन डिवाइड करने के बाद अगली शर्त पूरी, तो इसलिए सेपरेबल नहीं, इनके लिए सेपरेबल का लफ्ज़ उसने यूज नहीं किया, क्योंकि दिस कैन नॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस, रेंटेड और एक्सचेंज। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कई दफा गवर्नमेंट इन लाइसेंसेस को भी कह देती है यू कैन ट्रांसफर। थोड़ा मच्छियां काट के आप कहें यार आप तो मच्छियां नहीं निकल रही, तो किसी साथ वाले जैसे दीवाने को भेज दें या तू कर ले यार, हो सकता है बहुत निकल आए। तो ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं लीगल राइट मेरी नजर में हमेशा ही आइडेंटिफिएबल समझा जाएगा, चाहे वो ट्रांसफर हो सके या ना हो सके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लीगल राइट के लिए लीगल राइट तब बनना, तब रहेगा लीगल राइट जब वो बिक सके, या बिके या ना बिके कोई फर्क नहीं पड़ता? तो बोले लीगल राइट, बोले लीगल राइट आइडेंटिफिएबल समझा जाएगा, चाहे, आपको आगे समझ आ गया रिगार्डलेस ऑफ वेदर का क्या मतलब है, आगे भी क्या लिखा होगा समझ आ गया आई होप आपको। चाहे वो, जैसे आपने साथ वाले को कहा कि तुम आओ ना आओ, मैं तो इफ्तारी करने जाऊंगा, इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में? रिगार्डलेस ऑफ वेदर, तुम ये करो ना करो मुझे इससे कोई फर्क। तो लो, जो लाइसेंस है, जो लीगल राइट है, चाहे वो ट्रांसफरेबल हो या, इससे कोई फर्क, उसका लाइसेंस होना ही, लीगल राइट होना ही उसे क्या बना देगा? इनटेंजिबल। Must arise from contractual or the legal rights regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity। चाहे वो ट्रांसफर हो सकें या ना हो सकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या बाकी राइट्स और ऑब्लिगेशन से ट्रांसफर हो सकें या ना हो सकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो बिजनेस में चीजें पड़ी हुई हैं उनसे ट्रांसफर हो सकें अलग, ना हो सकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे एग्जाम्पल इसकी नहीं करनी है भी, वो कुछ और है। नॉन मनी, नॉन इंटेंजिबल्स बोलें आर नॉन मनी आइटम्स, लेकिन इसकी डिटेल कहां पढ़ेंगे? अच्छा जी, लेट्स मूव। इंटेंजिबल्स हैव नो फिजिकल सब्सटेंस। तीन शराइत बताएं क्या थी? आई, intangibles have, so non-physical form increases the difficulty, क्या डिफिकल्टी बढ़ा देती है? ऑफ आइडेंटिफाइंग द एसेट। लेकिन इंशाल्लाह पेपर में तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, डेटा दिया होता है, आप आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे। अच्छा, अगले पेज पे आए। नहीं, इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं, ये जरा पढ़ के बताएं। ये हाथ खड़ा करें, मतलब बताएं। जी रेज योर हैंड्स एंड प्लीज, हाइब्रिड में माइक्स भी हैं अवेलेबल। चलें भाई, हाथ खड़ा करें, मतलब बताएं।
सर आपने जो पहले एग्जांपल दी थी सीडी वाली, इंटेंजिबल सीडी के सीडी में होता है, अटैच होता है लेकिन अलग अलग होता है। ठीक है, और कोई अब मतलब होता है जी? ठीक है जी। अच्छा, कई दफ़ा भाई ऐसा होता है कि इनटेंजिबल और टेंजिबल आप इकट्ठे खरीद लेते हैं। इनटेंजिबल और टेंजिबल आप इकट्ठा खरीद लेते हैं। अब एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो जब आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होगा वो कौन सा होगा? विंडोज। और अब आप सोचें, लैपटॉप के पैसे दे रहे होंगे या विंडोज के पैसे दे रहे होंगे? लैपटॉप के पैसे दे रहे होंगे। 70-80 हज़ार रुपए का आपने लैपटॉप खरीदा है, लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है, उसमें है 2-3 हज़ार 4 हज़ार की वो विंडोज हों, लेकिन वो विंडोज के पैसे शायद आपसे ले ना, बस आपको लैपटॉप का बिल बना के दिया, ये लैपटॉप है आपका लाख रुपए का। अब सिग्निफिकेंट क्या चीज खरीदी है आपने? लैपटॉप खरीदे या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? इस तरह मोबाइल खरीदे आपने, उसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, तो अब आपने किसके पैसे पे किए हैं असल में? मोबाइल के। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन किसका है? मोबाइल का। तो इसलिए अब आप इसको किस में डालेंगे? i16 में। अच्छा, अब आपने कोई गेम खरीदी, थोड़े दिन बाद कोई गेम खरीदी, उस गेम की सीडी भी थी, वो गेम भी थी। आप जरा सोच के बताएं, आपने गेम के पैसे दिए या सीडी के पैसे दिए? गेम के पैसे दिए। आपने उस गेम के पैसे दिए। अक्सर आप लोग गेम्स खेल रहे होते होंगे या कुछ होता होगा, कई दफ़ा आपने प्ले ऑप्शन बाय करने की देखी है, या कोई गेम आपने डाउनलोड की, उसने कहा भाई इसको बाय करो। हुआ है? कभी नहीं हुआ? पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। हुआ है ना, वेले टाइम गेम में खेलते हैं लोग, हुआ है। तो आप लोग तो माशाल्लाह फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए आप लोगों को ये मिसालें समझ नहीं आ रही। आप लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, स्विमिंग करके आए हैं शहरी से पहले, बाकी मसाइल हैं इसमें। अच्छा, तो अब मुझे ये बता दें, इस मिसाल में आपके जहन में क्या आ रहा है कि वो सीडी भी है, वो एक हार्डवेयर टाइप चीज है, और उसका सॉफ्टवेयर भी है, तो सिग्निफिकेंट क्या चीज है? सॉफ्टवेयर। तो इसलिए आप उसको कहां डालेंगे फिर? इंटेंजिबल्स में। पढ़ें जी। सम इंटेंजिबल एसेट्स मे बी कंटेन्ड इन और ऑन अ फिजिकल सच एज डिस्क इन केस ऑफ कंप्यूटर, या लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ अ लाइसेंस, पेटेंट और फिल्म। फिल्म का भी देख लेंगे, वो उसकी कैसेट के अंदर होती है फिल्म। In determining whether an asset that incorporates both tangible and intangible should be treated under IS 16 or IS, an entity uses the entity पे छोड़ दिया, entity uses a judgment, which element is more significant, जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट होगा वहां पे डाला जाएगा। अब बता दें, क्या मैं अगर ये कहूं कि कंप्यूटर मैंने खरीदा है, लैपटॉप, तो बेहतर है 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, उस सारे की एंट्री क्या कर दूं, हालांकि उसमें विंडोज हैं, उस सारे की एंट्री क्या कर दूं? पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनसिग्निफिकेंट है, उसके तो इतने पैसे नहीं हमने दिए इसमें। और अगर मैं सीडी खरीदूं जिसमें गेम है, तो उसकी मैं क्या एंट्री करूं? सॉफ्टवेयर, या मैं कोई कोई खरीदूं फीस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसने मेरे सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना हो, तो सॉफ्टवेयर की एंट्री में क्या करूंगा? डिस्क पे तो होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर डेबिट कैश क्रेडिट। अब मैंने कोई लीगल राइट खरीदा, उसमें 5 रुपए का सफ़ा भी मुझे लगाना पड़ा, 10 रुपए का सफ़ा खरीद के आया, फिर मैंने हुकूमत का ये 10 रुपए का सफ़ा पकड़ो और आप जो है इसके ऊपर मुझे प्रिंट करके दे दो। हुकूमत ने प्रिंट भी कर दिया, स्टैम्प भी कर दिया। आप बताएं, वो मैं 10 रुपए की सफ़े को कहीं और डालूंगा या पूरे को सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा? सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं, इंटेंजिबल्स में डाल दूंगा। किस नाम से? सॉफ्टवेयर के नाम से, लाइसेंस के नाम से। तो मेन बात भाई हाईलाइट कर लें, क्या है? विच एलिमेंट इज ओके।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर इसको छोड़ें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर दैट कैनॉट ऑपरेट विदाउट द सॉफ्टवेयर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिलेटेड, फिक्रा समझ आया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? डेट कैनॉट ऑपरेट विदाउट दैट सॉफ्टवेयर। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर की फिर बात हो रही है, विंडोज की या गेम की जो उसके ऊपर इंस्टॉल करनी है? विंडोज की। इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हार्डवेयर एंड इट इज ट्रीटेड एज द सेम अप्लाइज टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है कंप्यूटर का? और मोबाइल का? और iOS, ठीक है। When the software is not an integral part of hardware, computer software is treated as an intangible. इसकी मिसाल गेम और फी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पे। बच्चों की फीस आएगी, अटेंडेंस नोट होगी, कितनी फीस बन गई, कौन सी इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगी, कब बच्चे से कितने पैसे मांगने हैं, कितनों ने दे दिए, कितनों ने नहीं दिए, इस पूरे का भी सॉफ्टवेयर बन सकता है। एग्जाम्पल 3 पढ़ें। ओके, समझ आया? मरफू लिमिटेड एक्वायर्ड फिशिंग लाइसेंस में देखें 3 बातें पाई जा रही हैं। कितने लोगों के जहन में ये 3 बातें आई थी? हाथ खड़ा करें जरा। कब आना शुरू होंगी? आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी ना। जैसे ही फिशिंग लाइसेंस पढ़े जहन में कितनी बातें आनी चाहिए? 3 बातें आनी चाहिए। जैसे देखें पढ़ते पढ़ते अगर मैं कहूँ बिल्डिंग, तो आपके जहन में पीपीई वाला स्टैंडर्ड आया है, ठीक है? तो जैसे जो जो चीज़ बोली जाए उसके मुताबिक स्टैंडर्ड का जहन में आ जाना। कोई लैंड एंड बिल्डिंग किराए के लिए तो आपके जहन में, तो इसी तरह जब आप पढ़े ना पेपर में फिशिंग लाइसेंस, तो आपके जहन में फौरन 3 बातें आनी चाहिए। नंबर 1 आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल इस वजह से कि लीगल राइट है एक, और दूसरा नॉन मनी है, मनी नहीं है ये, और तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। लेकिन वो तो पीस ऑफ पेपर पे है, लेकिन उसकी तो हैसियत नहीं ना, असल तो उस लाइसेंस की कीमत है। द डायरेक्टर्स इंसिस्ट दैट इट इज अ फिजिकल एसेट सिंस इट इज रिटन ऑन अ, although the fishing license has a physical form, but actually it is just a piece of and nothing else, and real thing behind piece of paper is which has, so it is an under IS। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स दें। एडोब रीडर भी लोग खरीदते हैं, 5-5, 10 हज़ार का एडोब रीडर मिलता है। उसमें एडिटिंग की ऑप्शंस होती हैं और कमाल ऑप्शंस होती हैं जो हमारे वाले एडोब रीडर में नहीं होती। और चैट जीपीटी भी लोग खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं, वो तो उनकी फीस होती है। उसमें फिर वो चीज़ें होती हैं जो आम वाले में नहीं होती, डायाग्राम में ये वो सब कुछ आप उसको कर लें। और जी कैनवा, ठीक है। और ऑफिस खरीद लिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
वर्ड, एक्सेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अदर देन ऑपरेटिंग इज एन इंटेंजिबल। फॉर एग्जांपल लाइसेंसेस, पेटेंट, कोई फिल्म आपने खरीद ली, कुछ भी लिख लें आगे, एडोब रीडर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन सबको कहां डालेंगे बोले? इंटेंजिबल। ये भी तो सीडी पे होंगे, तो सीडी की तो नहीं, सीडी की तो फिर अहमियत उतनी नहीं है ना। इसमें दोनों में से सिग्निफिकेंट क्या चीज है अगर ये सीडी पे मिले भी? सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंट चीज है। तो बेसिक रूल अब आपने समझ लिया होगा शायद, जो हाईलाइट किया हमने आज की क्लास में, बस विच एलिमेंट इज मोर से, उसके मुताबिक उसको डाल दें। अच्छा जी, इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट में फर्क बताएं। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है चीजों की? अच्छा, खरीदते ही फेयर वैल्यू पे नहीं रख सकते? नहीं, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। खरीदते ही आपने किस पे रखना है? कॉस्ट पे। तो इनिशियल मेजरमेंट में मेरे भाई स्टैंडर्ड में कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? यू हैव ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज टू कीप देम एट कॉस्ट। ओके, द थिंग्स आर नॉट सो बोरिंग, बस आज जरा वेट किया जा रहा है। इंशाल्लाह कल से प्रॉपर अब न्यूमेरिकल्स ही हैं इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड के अंदर, बड़े जबरदस्त कल की क्लास है। अच्छा जी, रिकॉग्निशन, शायद आपको याद हो, रिकॉग्निशन होती थी कि प्रोबेबल ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। किसी को याद हो IAS 16 में भी यही होता था। व्हाट इज दिस? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब मुझे आप इन 3 लाइनों का मतलब बताएं। इनटेंजिबल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए ये इनटेंजिबल की डेफिनेशन पे भी पूरा उतरना जरूरी है, और अगली चीज इसका रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी पूरा होना। अगर इनटेंजिबल डेफिनेशन पे मीट कर रहा है, डेफिनेशन क्या मतलब? वो आइडेंटिफिएबल, नॉन मनी और विदाउट फिजिकल। अगर इनटेंजिबल डेफिनेशन पे मीट कर रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, आपने कोई इंटेंजिबल खरीदा, हुकूमत ने बैन कर दिया, हुकूमत ने कहा ये फॉर्मूला पाकिस्तान में नहीं लग सकता। अब उसकी सारी चीजें अवेलेबल थी, लेकिन क्या था? कॉस्ट भी रिलायबली मैयर थी, लेकिन आपने कहा मैं किसी को बेच दूं, हुकूमत ने कहा किसी को बेचना भी नहीं, ये तो मुल्क बदनाम करने के बराबर है। आपको फिर उस इंटेंजिबल को स्क्रैप ही करना पड़ेगा, तो फिर इसको इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इंटेंजिबल किताबों में कब रिकॉर्ड होता है? जब ये डेफिनेशन पे भी पूरा उतरे और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। बताएं माय डियर, इंटेंजिबल के रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बताएं। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मस्ट बी रिकॉर्डेड इफ एंड ओनली इफ, एंड लगा हुआ है दोनों के दरमियान, क्या मतलब है? दोनों पूरी होना जरूरी है। नंबर 1, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स specifically attributable to asset will flow to the, and the cost of asset can be measured. इसको काट दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा माय डियर, इंटेंजिबल्स को खरीदने के तरीके बताएं। एक्वायर करने के, खरीदने के नहीं माजरत, एक्वायर करने के, अपना बनाने के। नंबर 1, परचेज कर लें, या फिर कोई और चीज दे के इंटेंजिबल ले लें। नहीं, जान दे के नहीं। हाँ, तो फिर क्या करना है इंटेंजिबल का? जान दे के इंटेंजिबल ले लें। गिवन टू अ बाय वे ऑफ अ, एक्वायर्ड इन अ, बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में। इंटरनली बताएं जी, इंटेंजिबल को अपना बनाने के 5 तरीके। खरीद लें, एक्सचेंज करा के ले लें, गवर्नमेंट से उम्मीदें बांधें, अल्लाह से उम्मीद बांधनी चाहिए वैसे। अच्छा, एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंटरनली जनरेटेड।
इन चारों में फर्क बताएं, फिर छुट्टी। ये लैब है, ये क्या है? लेबोरेटरी है जहां R&D हो रही है। ये क्या है? यहां पे क्या हो रहा है? क्या मतलब फिर? ये इनको आपने एसी शेसी दिया हुआ है, ये वो, ये जो है वो फैक्ट्री। इन दोनों में क्या फर्क है? लैब में फैक्ट्री में क्या फर्क है? नहीं नहीं, लैब में प्रोडक्शन तो नहीं होगी, ये याद रखना। टेस्टिंग का हाँ हो जाए थोड़ी बहुत तो ठीक है। तो फैक्ट्री में क्या होगा? प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन होगी चीज़ों की, चीज़ें बना के बेची जाएंगी। ये लोग इनको कुछ देंगे या ये लोग इनको कुछ देंगे? असल में ज्यादा क्या होगा? ये तरीका बना के, प्रोसेस बना के इनको दे देंगे। भाई ये धागा है, पहले इसको यहां से गुजारना, फिर ये करना, फिर ये स्पिनिंग, ये सब कुछ करना। तो मुझे तो लग रहा है ये लोग इसको बना के देंगे। अच्छा, पायलट प्लांट कहाँ पड़ा होता है? ये तो कमर्शियल प्लांट है ना, तो प्लांट्स है ये तो, देखें वो पूरा प्लांट बना हुआ है ये तो। पायलट प्लांट कहाँ होता है? पायलट प्लांट, पायलट प्लांट इनके पास होता है। पायलट प्लांट इनके पास। पायलट प्लांट और कमर्शियल प्लांट में क्या फर्क है? पायलट प्लांट तो टेस्टिंग के लिए यूज होगा, कमर्शियल से प्रॉपर चीजें बन रही होंगी। ये अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह, बस इनको कल हम लिखवाएंगे प्रॉपर। अभी इसकी तो हमने नहीं आज कोई बात करनी, बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अच्छा ये क्या है? इधर क्या हो रहा है? ये कौन लेटा हुआ है? ये कौन बैठा हुआ है? ये कौन है? ये जा रहा है घर। ये कौन है? अकाउंटेंट्स होंगे, सीईओ होगा, सीएफओ होगा, ह्यूमन रिसोर्स के बंदे होंगे, लॉयर्स हमने हायर किए होंगे। ये सारे ओवरऑल जो बिजनेस को बैक एंड पे थीम चला रहे हैं। ये तो देख रहे हैं आप, पता नहीं आप लोग क्या लश पश का अजीब अजीब से लफ्ज बोलते हैं। ये तो लश पश किस्म का एक दफ्तर बनाया है उन्होंने अपने बैठने उठने के लिए, और ये सारा ये तो दफ्तर है हमारा, हेड ऑफिस। अच्छा, उधर धागा डाल रहा था, इधर से गाड़ियां बन के निकल रही हैं, चलें वो हमारी किस्मत। ये क्या है? सेल्स ऑफिस। ये क्या है? यहां पे क्या होगा फिर? असल में फैक्ट्री से चीजें यहां आएंगी। धागे से आपको पता है गाड़ी निकलती है, तो फैक्ट्री से चीजें यहां आएंगी और यहां आके फिर चीजें बिकेंगी बाजार में, तो इससे क्या कहेंगे? अच्छा, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आप क्या कहते थे? इन खर्चों को कहां ले जाएं? कॉस्ट ऑफ सेल में। इन खर्चों को कहां ले जाएं? कॉस्ट ऑफ सेल में। इन खर्चों को कहां ले जाएं? एडमिन एक्सपेंस। पीएनएल में तो सारे ही जाने हैं माय ब्रो, क्लास के बाद जरा मिलना। तुमने ऐसी बात कर दी है कि मुझे सबके सामने गुस्सा आ रहा है। इन खर्चों को कहां लेके जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल भी पीएनएल में जाएगी। इन खर्चों को कहां लेके जाना है? एडमिन नहीं, एडमिन, एडमिन एक्सपेंसेस। इन खर्चों को कहां लेके जाना है? सेलिंग एक्सपेंसेस में। अच्छा, तो हमारी अब इस चैप्टर में डिस्कशन होगी कि इन खर्चों को कहां लेके जा, कर लें सब कुछ, बंद बंद कर लें। इन खर्चों को कहां लेके जाने? अच्छा, लैब में रिसर्च होगी या डेवलपमेंट होगी या दोनों होंगी? रिसर्च भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। क्लियर? ठीक है। शुक्रिया मेरे आने का। बंद कर दो।